मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज की इस वीडियो में हम लोग काइनेमैटिक्स के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट की स्टडी करेंगे जिसको बोला जाता है ग्राफ्स ऑफ द मोशन। जब कोई भी ऑब्जेक्ट मूव करती है, गति करती है, तो उसके मोशन को रिप्रेजेंट करने के दो तरीके होते हैं। एक तो होता है बाय द यूज ऑफ इक्वेशंस ऑफ मोशन, गति के समीकरणों से हम लोग उसके मोशन को डिस्क्राइब करें। और दूसरा जो तरीका होता है वो होता है बाय द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, यानी ग्राफ की हेल्प से हम उसके मोशन को कैसे डिस्क्राइब करेंगे। ठीक है बच्चों, तो आज का टॉपिक बड़ा ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज हम लोग पढ़ेंगे डिस्क्रिप्शन ऑफ द मोशन ऑफ एनी मूविंग बॉडी बाय यूज ऑफ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ग्राफ की हेल्प से हम किसी भी बॉडी के मोशन को कैसे डिस्क्राइब करते हैं, आज हम लोग ये सीखेंगे। ठीक है बच्चों, तो सभी लोग कॉपी पेन लेकर तैयार हो जाएं। और जो बच्चे अभी नए हम लोग के साथ में जुड़े हैं, जो नए सब्सक्राइबर हैं या जो पुराने वाले बच्चे भी हैं जिन्होंने अभी तक काइनेमैटिक्स का पहला और दूसरा वीडियो नहीं देखा है, वो पहले उसकी अच्छी तरह तैयारी करें, अच्छी तरह उसके नोट्स बनाएं और तब फिर आगे की ओर बढ़ें। ठीक है, तो उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट ऐसे कॉन्सेप्ट दिए गए हैं जो आपकी कंपटीशन एग्जाम के लिए, चाहे वो जेई का पेपर हो, चाहे वो नीट का एग्जाम हो या वो डिफेंस से रिलेटेड कोई भी एग्जाम हो, ध्यान रखिएगा उन सब के लिए कॉन्सेप्ट बड़े ही इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए आप उनको अच्छी तरह पहले तैयार करें। तो कॉपी पेन लेकर सभी लोग तैयार हो जाएं और चलिए आज का अपना बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। ग्राफ्स ऑफ द मोशन ऑफ मूविंग बॉडी। किसी भी मूविंग बॉडी या मूविंग ऑब्जेक्ट के लिए जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, जो ग्राफ का रिप्रेजेंटेशन है, उसकी स्टडी आज हम लोग अपने इस वीडियो में स्टार्ट करेंगे। ग्राफ्स ऑफ द मोशन ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट। किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट के लिए जो ग्राफ्स बनते हैं उनका रिप्रेजेंटेशन कैसे किया जाता है। ठीक है बच्चों, तो इसके अंतर्गत सबसे पहले जो तीन ग्राफ बड़े इंपॉर्टेंट है जो आते हैं, उनमें से जो पहला ग्राफ है उसको बोला जाता है डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। ठीक, दूसरा जो ग्राफ बच्चों बड़ा इंपॉर्टेंट होता है उसको हम लोग बोलते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ। और तीसरा जो ग्राफ बड़ा इंपॉर्टेंट है हम लोगों के कोर्स में, जिसके क्वेश्चन कई बार पेपर में आते हैं, उसको बोलते हो एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ। तो कितने ग्राफ हो गए? पहला कौन सा? डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ यानी विस्थापन समय ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ यानी वेग समय ग्राफ, एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ यानी त्वरण समय ग्राफ। ये तीनों ग्राफ आपके सिलेबस में बड़े ही इंपॉर्टेंट हैं और एग्जाम में इसके कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो हम लोगों को ये सारे ग्राफ तैयार करने हैं बहुत अच्छी तरीके से। ठीक है, सबको क्लियर हो गया? हिंदी मीडियम के बच्चे भी ध्यान दें। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ यानी विस्थापन समय ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वेग समय ग्राफ, एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ, समय त्वरण ग्राफ, इन सारे ग्राफ्स के अलग अलग केसेस या अलग अलग वैरायटीज होती हैं जो हम लोगों को स्टडी करना है और अपने एग्जाम की बहुत अच्छी तरह तैयारी करनी है। ठीक है, तो बारी बारी से हम लोग एक एक ग्राफ की स्टडी करेंगे। तो सबसे पहला ग्राफ जो बच्चों आएगा उसको हम लोग बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, अर्थात विस्थापन समय ग्राफ। क्लियर? तो पहले आप लोग उसको नोट कर लें, फिर हम लोग सीरियल से आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों अब हम लोग अपने जिस पार्ट को स्टार्ट करेंगे उसका नाम है डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। क्लियर? बड़ा ही इंपॉर्टेंट ग्राफ है। किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट की
कोई भी एक ऑब्जेक्ट जो मोशन में हो, अगर उसके टाइम ऑफ मोशन को अलोंग द एक्स एक्सिस और डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड बाय मूविंग ऑब्जेक्ट अलोंग द वाई एक्सिस रिप्रेजेंट किया जाए, ठीक है, जो टाइम है उसको एक्स एक्सिस में और डिस्प्लेसमेंट को वाई एक्सिस में अगर रिप्रेजेंट किया जाए, दिस इज द टाइम, और ये है डिस्प्लेसमेंट जिसको बोलते हो विस्थापन। तो अगर टाइम को एक्स एक्सिस में और डिस्प्लेसमेंट को वाई एक्सिस में रिप्रेजेंट किया जाए तो ये ग्राफ क्या कहलाता है? डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ यानी विस्थापन समय ग्राफ, ठीक है। इसी का नाम पड़ गया डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, डिस्प्लेसमेंट को एस भी लिख सकते हो, टाइम को टी लिख सकते हो, तो इसको हम लोग शॉर्ट में एस टी ग्राफ भी बोलते हैं। कौन सा ग्राफ बोलते हैं? एस टी ग्राफ। दिस इज द ओरिजिन, ठीक है बच्चों। अब देखिए ग्राफ की पहली कंडीशन, केस फर्स्ट। केस फर्स्ट क्या है कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर स्टेशनरी हो, जैसे कोई भी मूविंग ऑब्जेक्ट हो, जैसे कोई कार हो, कोई साइकिल हो, कोई स्कूटर हो, कोई बस हो, ट्रेन हो, एनीवन, कुछ भी हो, अगर वो रेस्ट में है, जिसको बोला जाता है स्टेशनरी, विरामावस्था, तो कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि टाइम डिस्प्लेसमेंट ग्राफ कैसा होगा। तो बड़ा आसान है, अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पोजीशन में है तो टाइम डिस्प्लेसमेंट ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द टाइम एक्सिस। जो ग्राफ होगा वो टाइम एक्सिस के पैरेलल एक स्ट्रेट लाइन होगा, यानी एक सरल रेखा होगा। तो ये ग्राफ हमको क्या बताता है? दिस ग्राफ रिप्रेजेंट्स व्हेन ऑब्जेक्ट इज स्टेशनरी, ठीक है, रेस्ट विराम में है, देन एसटी ग्राफ is straight line parallel to the time axis। जो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ होगा वो पैरेलल होगा, और किसके पैरेलल होगा? टाइम एक्सिस के पैरेलल होगा। तो ये बात आपको समझ में आ गई। कब डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ टाइम एक्सिस के पैरेलल होगा? बोलो, जब कोई भी बॉडी किसमें हो? स्टेशनरी हो, रेस्ट में हो, तो टाइम डिस्प्लेसमेंट ग्राफ टाइम एक्सिस के पैरेलल एक स्ट्रेट लाइन होगा। इसको हम लोग रेस्ट स्टेट भी बोलते हैं, दैट इज रेस्ट स्टेट, विरामावस्था। ये बात सबको क्लियर हो गई? दिस इज द रेस्ट स्टेट। तो ये बात सब लोग नोट कर ले अपनी कॉपी में कि अगर कोई ऑब्जेक्ट स्टेशनरी है, व्हेन एनी ऑब्जेक्ट स्टेशनरी रिमेन्स स्टेशनरी मीन्स और इन रेस्ट स्टेट, then the time displacement graph is a straight line parallel to the time axis। clear? सेकेंड कंडीशन बच्चों इसकी और भी इंपॉर्टेंट है कि अगर हम लोग टाइम डिस्प्लेसमेंट ग्राफ में, अगर टाइम डिस्प्लेसमेंट ग्राफ में कोई एक ऐसा ग्राफ बनाए जो ग्राफ ओरिजिन से पास हो, मूल बिंदु से अगर ग्राफ जाता हो, कहां से ग्राफ जाता हो? ओरिजिन से, यानी मूल बिंदु से जाता हो, और वो स्ट्रेट लाइन हो। क्या हो? स्ट्रेट लाइन। ग्राफ मत भूलना, कौन सा ग्राफ होना चाहिए? टाइम डिस्प्लेसमेंट ग्राफ। तो अगर टाइम डिस्प्लेसमेंट ग्राफ में कोई भी ग्राफ या कोई भी स्ट्रेट लाइन ओरिजिन से जाए इस प्रकार, तो इसको हम लोग बोलते हैं यूनिफॉर्म वेलोसिटी या कांस्टेंट वेलोसिटी। बड़ा इंपॉर्टेंट ग्राफ, इसको तैयार कर लेना। कौन सी वेलोसिटी? कांस्टेंट वेलोसिटी। तो अगर कोई भी ऑब्जेक्ट कांस्टेंट वेलोसिटी से चलता है, क्लियर? ऑब्जेक्टिव का पैटर्न कुछ भी हो सकता है आपके एग्जाम में। हो सकता है ग्राफ दे दे, आपसे आंसर पूछे, ABCD 4 दिए हो, कौन सा सही है। हो सकता है आपको कंडीशन दे दे कि कोई भी एक कार या कोई भी एक बस या कोई भी एक ऑब्जेक्ट अगर कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करती है तो आप उसका टाइम डिस्प्लेसमेंट ग्राफ बनाएं, या टाइम डिस्प्लेसमेंट ग्राफ। 4 ऑप्शन दिए हो ABCD, आपको 4 ग्राफ दिए हो, तो उनमें से कौन सा ग्राफ सही होगा? तो दिस इज द करेक्ट आंसर,
ग्राफ कैसा होगा? स्ट्रेट लाइन, जो कहां से पास होगा? ओरिजिन से पास होगी, ध्यान रखिएगा। इसका मतलब हुआ इसका आंसर क्या है? नोट्स बनाते चलेंगे सभी लोग साथ में। व्हेन ऑब्जेक्ट मूव्स विद कांस्टेंट वेलोसिटी, अगर ऑब्जेक्ट किस वेलोसिटी से मूव करे? अगर ऑब्जेक्ट कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करे, कांस्टेंट वेलोसिटी, देन डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, then displacement time graph is a straight line passing through origin. क्लियर? नोट कर लीजिए, पासिंग थ्रू ओरिजिन। नोट कर लिया सभी लोगों ने? तो दोनों स्ट्रेट लाइन सबको क्लियर हो गई। अगर स्ट्रेट लाइन टाइम एक्सिस के कैसी है? पैरेलल, तो ऑब्जेक्ट की स्ट्रेट क्या कहलाएगी? रेस्ट स्ट्रेट। अगर स्ट्रेट लाइन कहां से पास होती है? ओरिजिन से, तो ऑब्जेक्ट कैसे मूव कर रही है? कांस्टेंट वेलोसिटी से। ठीक है, तो ये गलती आपसे अब कभी नहीं होनी चाहिए। जिन बच्चों को आता था बहुत अच्छी बात, जिनको नहीं आता था ये उससे भी अच्छी बात। अब प्रयास करो कि हम ना भूलें और हमको अच्छी तरह आ जाए। क्लियर? चलिए, अब कुछ बातें आपको सीखनी है जो बड़ी इंपॉर्टेंट है बेटा। जीवन में बहुत सारी बातें इंपॉर्टेंट होती हैं, इनमें से पढ़ाई भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए कहा जाता है मन लगा के पढ़ो। ठीक है, तो हम लोगों ने ये बात करी कि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में कुछ केस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। उनमें से 2 केस अभी आप लोगों ने पढ़े और इनके कुछ बेसिक एप्लीकेशन है, जरा इनको भी सीख लो। देखो बेटा, हम लोगों ने फार्मूला पढ़ा था कि जो वेलोसिटी होती है दैट इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ठीक, वेलोसिटी का फार्मूला क्या होता है? याद है ना सबको? वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। वेग इज इक्वल टू विस्थापन बटे समय। क्लियर? अच्छा, अब जैसे हमारे पास डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ हो, कुछ बातें सीखो जरा। ये डिस्प्लेसमेंट समझ जाना और ये टाइम समझ गए हो, बहुत अच्छा, होशियार हो, ऐसे ही बनो। और अगर हम लोग यहां पर कोई स्ट्रेट लाइन बना दें, तो अभी आप लोगों ने पढ़ा कि जो स्ट्रेट लाइन है वो बताती है कि ऑब्जेक्ट का मोशन कैसा है? बोलो, कांस्टेंट वेलोसिटी। कौन सी वेलोसिटी? कांस्टेंट वेलोसिटी। कांस्टेंट वेलोसिटी, नियत वेग से वस्तु गति करती है। ऑब्जेक्ट मूव्स विद कांस्टेंट वेलोसिटी, नियत वेग से वस्तु गति करती है। एनी ऑब्जेक्ट मूव्स विद कांस्टेंट वेलोसिटी। चलिए, ध्यान रखना पड़ता है सबका। हिंदी मीडियम के बच्चे भी पढ़ रहे हैं चूंकि, और इंग्लिश मीडियम के भी दोनों को ध्यान रखना पड़ता है ना, इसलिए कभी सेंटेंस को रिपीट कर देते हैं ताकि किसी को कोई भी प्रॉब्लम ना हो। अब बच्चों एक काम करो, अगर ये एंगल हम लोग लेट कर ले थीटा, ध्यान देना, और इसको स्ट्रेट लाइन हमने बोला OA। ठीक, अगर हम लोग A से टाइम एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करें और इस पॉइंट को हम लोग बोल दें M, तो परपेंडिकुलर हो गया AM और ये एंगल हो गया 90। कितना हो गया ये वाला एंगल? 90। ये एंगल कितना? थीटा। और ये परपेंडिकुलर क्या हो गया? AM। परपेंडिकुलर क्या हो गया? AM। क्लियर? अब अगर हम लोग एक काम करें कि ट्रायंगल ले लें, इन ट्रायंगल OAM, और हम लोग यहां से कैलकुलेशन करें tan थीटा, तो सब लोग जानते हो tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या है? AM, और बेस क्या है? OM। मींस tan थीटा इज इक्वल टू AM अपॉन OM। क्लियर? अब जरा आप देखो ध्यान से, ये डिस्प्लेसमेंट एक्सिस है, थोड़ा और इसको आगे तक बढ़ा दो। क्लियर? ये डिस्प्लेसमेंट। अच्छा, A से अगर हम लोग यहां पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करें तो ये है डिस्प्लेसमेंट, तो दिस इज आल्सो द डिस्प्लेसमेंट। क्यों भाई? अगर हम लोग यहां से डिस्प्लेसमेंट को S लेट करें तो ये भी डिस्प्लेसमेंट S होगा, और अगर O से M तक के टाइम को T लेट करें तो ये भी T होगा। वेक्टर लगा दें क्या, कंफ्यूज ना होना। डिस्प्लेसमेंट जो आप सोचो डिस्टेंस है ये, तो ये हो गया डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन, और ये हो गया टाइम अर्थात समय। इसका मतलब tan थीटा इज इक्वल टू S वेक्टर अपॉन T, दैट इज इक्वेशन नंबर 1। और सिंस अभी हम लोगों ने फार्मूला बेटा क्या पढ़ा कि जो वेलोसिटी होती है
दैट इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अगर हम इन दोनों को देखें तो रिजल्ट आ रहा है v इज इक्वल टू टेन थीटा। v को क्या बोला जाता है? वेलोसिटी, और टेन थीटा क्या है? टेंजेंट ऑफ एंगल मेक्स बाय स्ट्रेट लाइन अलोंग द टाइम एक्सिस। v इज इक्वल टू टेन थीटा, और टेन थीटा को हम लोग कहते क्या है? स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन, सरल रेखा की ढलान। इसका मतलब क्या हुआ कि किसी भी ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी होगी, क्या होगी? वेलोसिटी किस ग्राफ में? डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में। पूरा लिखते हैं क्या? इन डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। क्लियर? मोस्ट इंपॉर्टेंट नोट्स जब बनाना ध्यान दिया करो उन चीजों को, जो इंपॉर्टेंट हो उनको अलग से आप मार्क कर लिया करें, तो नोट्स काफी अच्छे बनते हैं और वो हमेशा काम आते हैं। इन डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ जो वेलोसिटी होगी v वेक्टर, वो किसके इक्वल होगी? v वेक्टर इज इक्वल टू स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन, सरल रेखा की ढलान। ये बड़ा इंपॉर्टेंट फार्मूला हमको तैयार रखना है। और स्लोप का फार्मूला क्या होता है? स्लोप का फार्मूला होता है टेन थीटा। और थीटा कैसे कैलकुलेट करोगे? थीटा तो आपको गिवन होगा, कैलकुलेट थोड़ा करना है, आपको टेन थीटा निकालना है। क्या निकालना है? टेन थीटा। तो ये बात सबको समझ में आ गई। कौन सा ग्राफ होना चाहिए? बोलो, कौन सा ग्राफ होना चाहिए? ग्राफ होना चाहिए वेलोसिटी टाइम ग्राफ। कौन सा ग्राफ? वेलोसिटी टाइम ग्राफ। एंगल क्या होना चाहिए? थीटा। क्या होना चाहिए? थीटा एंगल होना चाहिए। और हमसे क्या पूछा जाएगा? वेलोसिटी काउंट करो, तो हम वेलोसिटी का फार्मूला क्या लगाएंगे? स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन, सरल रेखा की ढलान। और सरल रेखा की जो ढलान होती है, जो स्लोप होती है, दैट इज इक्वल टू टेन थीटा। तो फार्मूला क्या बन के आ गया? v वेक्टर इज इक्वल टू टेन थीटा। ये बात सबको क्लियर हो गई? v वेक्टर इज इक्वल टू टेन थीटा। तो आज से इस बात को हमको याद रखना है कि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में हम लोग क्या फाइंड आउट करते हैं? वेलोसिटी। सेंटेंस पे ध्यान दीजिए। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में हम लोग क्या फाइंड आउट करते हैं बच्चों? वेलोसिटी। और वेलोसिटी फाइंड आउट करने का तरीका क्या है? v वेक्टर इज इक्वल टू स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन, और स्ट्रेट लाइन की स्लोप जितनी ज्यादा होगी, मूविंग ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी भी उतनी ज्यादा होगी। मूविंग ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी भी उतनी ज्यादा होगी। और स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन जितनी कम होगी, मूविंग ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी भी उतनी कम होगी। तो नोट कर लें इसको सभी लोग। स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन इज इक्वल टू वेलोसिटी। वेलोसिटी जितनी ज्यादा, स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन उतनी ही ज्यादा। स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन अगर ज्यादा होगी तो वेलोसिटी ज्यादा होगी, और स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन कम होगी तो वेलोसिटी कम होगी। क्लियर? सबको समझ में आ गई ये बातें? बोलिए भाई। चलिए, बहुत अच्छी बात, ऐसे ही आपको समझ में आना चाहिए। तो हम लोगों ने क्या सीख लिया? हम लोगों ने ये सीखा कि ग्राफ से हम लोग वेलोसिटी आसानी से काउंट कर सकते हैं। और अगर ग्राफ से हमको वेलोसिटी काउंट करनी है तो उसके लिए हमको कौन सा ग्राफ दिया होना चाहिए? हमको दिया होना चाहिए टाइम डिस्प्लेसमेंट ग्राफ या डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। जो बोलो दोनों सही हैं। अब एक बात हमको ध्यान देना है बेटा, दिस इज द डिस्प्लेसमेंट, दैट इज द टाइम, दिस इज स्ट्रेट लाइन, एंगल इज थीटा, टेन थीटा इज इक्वल टू स्लोप, टेन थीटा इज इक्वल टू स्लोप। क्लियर? और इसका मतलब ये हुआ कि थीटा की वैल्यू जितनी ज्यादा, स्लोप उतनी ज्यादा। स्लोप डायरेक्ट ऐसे लिखते हैं क्या? स्लोप, हायर इज द स्लोप, हायर इज द स्लोप, ग्रेटर वेलोसिटी, ग्रेटर वेलोसिटी। क्लियर? और स्मॉलर स्लोप, स्मॉलर स्लोप, कैसी वेलोसिटी? स्मॉलर वेलोसिटी। क्लियर? तो सीधी सी बात है, टेन थीटा जितना ज्यादा निकल के आएगा वेलोसिटी उतनी ज्यादा होगी, और टेन थीटा जितना कम होगा वेलोसिटी उतनी कम होगी। ये बात सबको क्लियर हो गई क्या? आगे सबको समझ में? बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी तरह आप लोग समझते हो भाई। अच्छा बच्चों, अब जैसे जो पहला केस हम लोगों ने लिया था कि व्हेन ऑब्जेक्ट इज इन रेस्ट, ये जो केस हम लोगों ने लिया था जिसमें ऑब्जेक्ट रेस्ट में था,
किसमें था? रेस्ट में ऑब्जेक्ट था, दैट इज द टाइम, दिस इज द वेलोसिटी। ऑब्जेक्ट किसमें था? रेस्ट में था। ऐसी कंडीशन में जो ग्राफ बना था वो टाइम एक्सिस के पैरेलल था। क्यों भाई? अब कुछ बच्चे कह रहे हैं सर इसकी स्लोप कैसे काउंट करेंगे? बड़ा आसान है, मैथमेटिक्स में पढ़ते हो। अगर आप इस स्ट्रेट लाइन की स्लोप की बात करोगे तो स्लोप कितनी है? 0। ये स्ट्रेट लाइन टाइम एक्सिस के साथ कोई भी एंगल नहीं बनाती, और जब ये स्ट्रेट लाइन टाइम एक्सिस के साथ कोई एंगल नहीं बनाएगी, इसका मतलब ये हुआ कि इसकी स्लोप क्या है? 0। इस स्ट्रेट लाइन की स्लोप क्या है? 0। दैट इज द लाइन ए बी, और इसकी स्लोप है 0। स्लोप को एम भी कहते हो। m इज इक्वल टू टेन थीटा इज इक्वल टू 0, और स्लोप क्या बताती है बेटा? वेलोसिटी। इसका मतलब हुआ ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी क्या है? 0। ये तो वैसे भी हमको पता था कि अगर ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी 0 तो ऑब्जेक्ट किसमें होती है? रेस्ट में। और अगर ये केस ना गिवन हो एग्जाम में और सीधे ग्राफ बन के आ जाए और आपसे कह दें कि व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट, तो आपको पता होना चाहिए कि अगर स्ट्रेट लाइन टाइम एक्सिस के पैरेलल है तो उसकी स्लोप क्या है? 0। अगर उसकी स्लोप 0 होगी तो वेलोसिटी भी क्या होगी? 0 होगी। दैट मींस v इज इक्वल टू 0, और v इज इक्वल टू 0 का मतलब क्या हुआ कि बॉडी किसमें है? रेस्ट पोजीशन में है। तो ये बात को समझ में आ गई क्या? ये ऑब्जेक्ट की पोजीशन क्या होगी? रेस्ट। कब? जब स्ट्रेट लाइन टाइम एक्सिस के पैरेलल हो तो ऑब्जेक्ट की पोजीशन क्या होगी? रेस्ट। और रेस्ट पोजीशन में वेलोसिटी क्या होती है? v इज इक्वल टू 0। क्लियर? तो कोई भी क्वेश्चन आ जाए कतई भी आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अगर वो विस्थापन समय ग्राफ है, टाइम डिस्प्लेसमेंट ग्राफ है और स्ट्रेट लाइन टाइम एक्सिस के पैरेलल है तो वेलोसिटी ऑलवेज विल बी इक्वल टू 0। और वेलोसिटी 0 होने का एक सीधा सा मतलब है ये ऑब्जेक्ट किसमें है? रेस्ट में है। कोई मोशन नहीं, बॉडी जहां है वहीं रुकी रहेगी। समय चाहे जितना भी बढ़े, टाइम चाहे जितना भी एक्सटेंड हो, लेकिन डिस्प्लेसमेंट में कोई चेंज नहीं हुआ। दैट इज ऑलवेज रिमेन्स स्टेशनरी स्टेट। इसका मतलब हुआ कि बॉडी क्या है? रेस्ट में। क्लियर? नोट कर लें फटाक से पूरे कॉन्सेप्ट को। क्लियर हो गया सभी को? तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ से अभी हम लोगों ने क्या फाइंड आउट करी? वेलोसिटी। अब ऐसे बच्चों कहीं पर ये केस दिया जाए, सपोज दैट फॉर द एग्जांपल हम लोग ये लेके चले कि कोई भी दो मूविंग ऑब्जेक्ट हैं, एनी टू मूविंग ऑब्जेक्ट, उनके डिस्प्लेसमेंट और टाइम एक्सिस के बीच का जो ग्राफ है वो कुछ इस प्रकार का है। क्लियर? इसी को चलिए क्वेश्चन बना देते हैं। एक स्ट्रेट लाइन हम लोगों के पास में है OA और एक स्ट्रेट लाइन OB। क्वेश्चन ये कह रहा है कि दो मूविंग ऑब्जेक्ट के टाइम डिस्प्लेसमेंट ग्राफ फिगर में गिवन है, और उसने हमसे ये कहा कि आउट ऑफ फॉलोइंग सिलेक्ट द करेक्ट आंसर। पहला ऑप्शन हमको गिवन है VA इज ग्रेटर देन VB, दूसरा ऑप्शन हमको गिवन है VB इज ग्रेटर देन VA, तीसरा ऑप्शन हमको गिवन है VA इज इक्वल टू VB, और फोर्थ ऑप्शन गिवन है नन ऑफ दीस। क्वेश्चन समझ में आ गया? क्या क्या हमको दिया है? डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ किन्हीं दो मूविंग ऑब्जेक्ट का, एक ग्राफ है OA और दूसरा OB, और कह रहा है कि इन अल्टरनेटिव में से कौन सा अल्टरनेटिव सही होगा। तो ये प्रॉब्लम टाइम डिस्प्लेसमेंट ग्राफ की है, उसी कॉन्सेप्ट की है जो अभी हम लोगों ने पढ़ा। यहां पर अगर हम गौर से देखें तो जो OA लाइन है वो टाइम एक्सिस के साथ एंगल बनाता है θ1, और जो OB लाइन है वो टाइम एक्सिस के साथ एंगल क्या बनाता है? θ2। एक एंगल क्या है? θ1 और दूसरा एंगल क्या है? θ2। सीधी सी बात है। अगर हम लोग यहां पर देखें तो θ2 इज ग्रेटर देन θ1। θ2 की वैल्यू किससे बड़ी है? θ1 से बड़ी है। θ2 क्या है? एंगल मेक बाई स्ट्रेट लाइन फ्रॉम द टाइम एक्सिस, और θ1 एंगल मेक बाई दिस स्ट्रेट लाइन फ्रॉम द टाइम एक्सिस। तो सीधी सी बात, जिसका एंगल ज्यादा उसकी स्लोप ज्यादा। इसका मतलब ये हुआ tan θ2 is greater than tan θ1, means slope of line OB
इज ग्रेटर देन स्लोप ऑफ लाइन ओए, ओबी की स्लोप ओए की स्लोप से कैसी है, ज्यादा। और जिस लाइन की स्लोप ज्यादा, उस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कैसी होगी, ज्यादा होगी। इसका मतलब ये हुआ कि वीबी इज ग्रेटर देन वी। बोलिए ये बात सबको समझ में आ गई कि वीबी वीए से बड़ा क्यों है। वेलोसिटी किसको रिप्रेजेंट करती है, स्लोप को। जिस स्ट्रेट लाइन की टाइम एक्सिस से बनने वाली स्लोप क्या होगी, ज्यादा होगी, उसकी वेलोसिटी भी क्या होगी, उस ऑब्जेक्ट के लिए वेलोसिटी क्या होगी, ज्यादा होगी। तो यहां पर जो ओबी लाइन है उसकी स्लोप θ2, ओए लाइन की जो स्लोप है यानी जो ढलान है θ1, उससे क्या है, ज्यादा। इसका मतलब हुआ कि मूविंग ऑब्जेक्ट बी की वेलोसिटी मूविंग ऑब्जेक्ट ए की वेलोसिटी से कैसी होगी, ज्यादा होगी। तो सही आंसर क्या होगा, वीबी इज ग्रेटर देन वीए। दैट मींस ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, वीबी इज ग्रेटर देन वीए। सबको क्लियर हो गया क्वेश्चन, नोट कर ले कॉपी में, क्लियर। तो यहां पर जो वेलोसिटी थी वो वीबी ज्यादा थी, किससे ज्यादा थी, वीए से। और वीबी का मतलब क्या हुआ, स्लोप ऑफ लाइन, जो स्लोप थी वो θ2 थी, किसके लिए, बी लाइन के लिए, किसके कंपैरिजन में, ए लाइन के लिए। जिन बच्चों का ना नोट हो पाया करे तो वीडियो को पॉज करके नोट कर लिया करें, बिल्कुल भी हटक ना लिया करो, ठीक है ना। जब आप उसको पॉज कर दोगे तो वो अपने आप आसानी से आपको नोट करने का टाइम मिल जाएगा, आप उसको नोट कर सकते हो। ये बात क्लियर हो गई सभी लोगों को। अब जैसे अगला क्वेश्चन है कि हमारे पास में आ जाए, बिल्कुल बेसिक प्रॉब्लम्स हैं। डिस्प्लेसमेंट टाइम, और बेटा ये एंगल बनाओ 30 डिग्री, दैट इज द ओरिजिन। और आपसे कहा जाए कि फाइंड वेलोसिटी ऑफ मूविंग कार, जो कार मूव कर रही है, जिसके लिए डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ हम लोगों ने ऐसा बनाया है, उसके लिए वेलोसिटी कैसे होगी। तो बड़ा आसान है, थीटा इज इक्वल टू कितना गिवन है, 30 डिग्री, क्लियर। वेलोसिटी का फार्मूला डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में क्या होता है, v इज इक्वल टू टेन थीटा, दैट इज इक्वल टू 1030। और 1030 की वैल्यू बच्चों क्या होती है, 1/√3। सो v इज इक्वल टू 1/√3। अब चूंकि यहां पर कोई यूनिट नहीं गिवन है, अगर यहां पर दिया होता मीटर और यहां पर गिवन होता टाइम इन सेकंड, सो यूनिट इज मीटर पर सेकंड, तो वेलोसिटी क्या हो जाती, 1/√3 मीटर पर सेकंड। और एंगल अगर बदल दिया जाए तो आंसर भी चेंज हो जाएगा। जैसे कि आपको अगर क्वेश्चन में यहां पर लिखा हो डिस्प्लेसमेंट और यहां पर लिखा हो टाइम, अच्छा ये कंफ्यूज ना होना, एस वेक्टर की जगह एक्स वाई जेड में से कुछ भी हो सकता है। और ये स्ट्रेट लाइन और एंगल कितना गिवन हो, 60, इसका भी आंसर बड़ा क्लियर है। वेलोसिटी v इज इक्वल टू 10 थीटा, दैट इज इक्वल टू 1060। और 1060 की वैल्यू कितनी, √3। और अगर वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट की यूनिट है मीटर और टाइम की है सेकंड, इसका मतलब v इज इक्वल टू आया √3 और यूनिट क्या होगी, बोलो मीटर पर सेकंड। ये भी केस आपको क्लियर हो गया। पहले वाले केस में एंगल कितना गिवन था, 30, दूसरे वाले केस में एंगल कितना गिवन था, 60। और हमसे क्या काउंट करना था, वेलोसिटी को फाइंड आउट करना था, बड़ा आसान था। v इज इक्वल टू 10 थीटा, 1030 और 1060। क्लियर, नोट कर लिया सभी लोगों ने। तो इस प्रकार हम लोग क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, अगर एंगल गिवन है, क्या गिवन है, एंगल, तो हम लोग क्या निकाल सकते हैं, वेलोसिटी। और अगर इसके बाद हमको कहीं पर भी वेलोसिटी का रेशियो भी काउंट करना है, ठीक है, कोई भी क्वेश्चन पेपर में से, कई बार क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव आ चुका है, चाहे जेई का पेपर हो या नीट का पेपर हो, डिफेंस के एग्जाम में भी ऐसे शॉर्ट क्वेश्चन कभी-कभार आ जाते हैं कि वो आपसे कह देगा कि कोई भी दो मूविंग ऑब्जेक्ट हैं, उनके वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिवन है और जिनका डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ गिवन है, और वो टाइम एक्सिस के साथ एंगल बनाते हैं 30 और 60। क्लियर। और क्वेश्चन में हम लोगों से पूछा द रेशियो ऑफ वेलोसिटीज VA टू VB विल बी। क्लियर। ऑप्शन का अल्टरनेटिव कुछ भी आपको गिवन होगा, वो तो अभी मैंने नहीं लिखा, आप इससे समझ जाओगे। हम लोग डायरेक्ट सोल्यूशन पे आते हैं, जो आंसर होगा कर लोगे, बड़ा आसान है, सॉल्व किया जाए। चलिए, बड़ा आसान है। क्या था यहां पर देखो, θ1 इज इक्वल टू 30 डिग्री, θ2 इज इक्वल टू 60 डिग्री। θ1 से हम लोगों ने क्या निकाला, VA इज इक्वल टू 10 θ1, और θ2 के लिए हम लोगों ने क्या निकाला, VB, और VB इज इक्वल टू 10 θ2। सो VA अपॉन VB दैट इज इक्वल टू 10 θ1 अपॉन
tan थीटा 2 और थीटा 1 की वैल्यू 30, थीटा 2 की वैल्यू 60, tan 30 की वैल्यू बेटा कितनी 1/√3, tan 60 की वैल्यू कितनी √3। क्वेश्चन का सही आंसर आया VA रेशियो VB इज इक्वल टू 1:3। तो जो भी अल्टरनेटिव आपका गिवन होगा उसमें से हम लोग आंसर को क्या सिलेक्ट कर लेंगे, VA रेशियो VB इज इक्वल टू 1:3। क्लियर हो गया? नोट कर लें क्वेश्चन को। सबको समझ में आ गया बच्चों क्वेश्चन? तो कौन सा ग्राफ हम लोग स्टडी कर रहे हैं? टाइम डिस्प्लेसमेंट ग्राफ। एक बात बच्चों बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये सीखने वाली है कि टाइम डिस्प्लेसमेंट ग्राफ में कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि एक सिंगल टाइम में डिस्प्लेसमेंट की 2 वैल्यूज हों। मेरी बात पे थोड़ा ध्यान देना। इट इज नॉट पॉसिबल दैट एट ए पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ टाइम देयर आर 2 डिस्प्लेसमेंट। एक ही टाइम पर 2 डिस्प्लेसमेंट कभी भी पॉसिबल नहीं है। एक टाइम पर डिस्प्लेसमेंट की एक ही वैल्यू होगी, एक टाइम पर डिस्प्लेसमेंट की 2 वैल्यू नहीं हो सकती। ठीक, जैसे कि फॉर द एग्जांपल यहां पर ये क्या है, टाइम, और ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट। ठीक, अगर कोई ग्राफ इस टाइप का बना हो, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, तो अगर हम लोग इस वाले ग्राफ की एनालिसिस करें तो आप OA के किसी भी पॉइंट से अगर टाइम एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करो तो आपको डिस्प्लेसमेंट की सिंगल वैल्यू मिलेगी। कैसी वैल्यू मिलेगी? सिंगल वैल्यू। नहीं समझ में आ रहा? करके देखते हैं। अगर हम लोग यहां से इस पॉइंट से टाइम पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करें तो यहां डिस्प्लेसमेंट है S1, टाइम इज द T1। अगर यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करें देन टाइम इज T2 एंड डिस्प्लेसमेंट इज S2। और अगर आप A से परपेंडिकुलर ड्रॉ करो तो टाइम इज T3 एंड डिस्प्लेसमेंट विल बी S3। तो बच्चों हमको क्या पता चला बताइए? हमको यह पता चला कि इन तीनों केसेस में जहां जहां हम लोगों ने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, कहां कहां परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, T1, T2, T3, तो हर जगह जो डिस्प्लेसमेंट है वो एक सिंगल वैल्यूड है। देखिए S1, S2, S3, जब टाइम T1 तो डिस्प्लेसमेंट S1, जब टाइम T2 तो डिस्प्लेसमेंट S2, व्हेन टाइम इज T3 देन डिस्प्लेसमेंट विल बी S3। कहीं पर डिस्प्लेसमेंट की कोई 2 वैल्यू नहीं आई, सिंगल वैल्यू ऑफ टाइम एंड सिंगल वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो ये तो ग्राफ सही है। लेकिन अगर ग्राफ में थोड़ा सा भी वेरिएशन होता और कहीं पर ग्राफ इस प्रकार बना दिया जाए, दैट इज द डिस्प्लेसमेंट एंड दिस इज द टाइम, दिस इज ओरिजिन। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। और ग्राफ अगर हम लोग बना दें इन अ फॉर्म ऑफ ए कर्व, ऐसा कोई ग्राफ बना दें, ठीक है, तो ये वाला ग्राफ क्या इसी वाले ग्राफ की तरह है? बोलो, क्या ये वाला ग्राफ इस वाले ग्राफ की तरह है? नहीं है, डिफरेंट है। पहली बात तो कैसे डिफरेंट है? इसमें पूरा ग्राफ क्या है? स्ट्रेट लाइन। ऐसा मोशन कहलाता है यूनिफॉर्म मोशन। पता होगा आपको, नहीं पता है तो अब जान जाओ। यूनिफॉर्म मोशन, जैसा जैसा चेंज हो टाइम में वैसे ही डिस्प्लेसमेंट में, तो यूनिफॉर्म मोशन। और यहां पर ग्राफ कैसा है? कर्व। दिस इज द एग्जांपल ऑफ नॉन यूनिफॉर्म मोशन। दिस इज द एग्जांपल ऑफ नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन, असमान गति। ठीक है, एक समान गति, असमान गति, यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ये बात सबको क्लियर हो गई क्या? अच्छा, अब इसमें जरा गौर करो। अगर हम टाइम एक्सिस से परपेंडिकुलर ड्रा करें, टाइम एक्सिस पर, जैसे यहां से हम लोगों ने ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, क्लियर, और जब यही परपेंडिकुलर डिस्प्लेसमेंट पर ड्रॉ किया, तो डिस्प्लेसमेंट पे जो परपेंडिकुलर है वो डिस्प्लेसमेंट के कर्व को या इस कर्व को कितनी जगह क्रॉस कर रहा है? 2 जगह क्रॉस कर रहा है।
ध्यान देना मेरी बात को, ठीक है। जिन लोगों को इससे पहले नहीं पढ़ाया गया है वो लोग और ध्यान से फोकस करें। अगर हम लोग यहां से टाइम एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करें तो देयर इज अ सिंगल वैल्यू ऑफ टाइम, क्लियर। लेकिन अगर डिस्प्लेसमेंट एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करें तो ये स्ट्रेट लाइन डिस्प्लेसमेंट कर्व को कितनी जगह इंटरफियर करती है, क्रॉस करती है, तो आंसर दो जगह ही इंटरफियर या क्रॉस करती है, क्लियर। इसका मतलब ये हुआ कि ऐसा ग्राफ पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं पॉसिबल है? क्योंकि टाइम की पर्टिकुलर वैल्यू पर डिस्प्लेसमेंट की कितनी वैल्यूज हैं? 2 वैल्यूज। देखो एक तो ये, क्लियर। दूसरा इसने ग्राफ में कहां इंटरसेक्शन किया? यहां पर किया। तो इस ग्राफ में एक सिंगल वैल्यू ऑफ टाइम पर डिस्प्लेसमेंट की 2 वैल्यूज हैं। इसका मतलब ये हमको पता होना चाहिए एक ही टाइम पर डिस्प्लेसमेंट की कोई 2 वैल्यू पॉसिबल नहीं है एट अ पर्टिकुलर टाइम देयर विल बी, या इट इज नॉट पॉसिबल that 2 values of displacement। तो बच्चों अभी हम लोगों ने क्या सीखा कि टाइम की एक पर्टिकुलर वैल्यू पर डिस्प्लेसमेंट की 2 वैल्यूज नहीं हो सकती। तो कई बार क्या होता है कंपटीशन एग्जाम्स में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं ग्राफ के जिसमें आपको 4 ग्राफ दिए होंगे और कहेगा कि आउट ऑफ फॉलोइंग विच ग्राफ इज करेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन इन 1D, या कह दे मोशन इन 2D, मोशन इन 3D। खैर अभी तो हम लोग मोशन इन 1D पढ़ रहे हैं, तो क्वेश्चन कुछ ऐसा बन सकता है कि जो ग्राफ आपको चारों क्वेश्चन में दिए हैं इनमें से कौन सा ग्राफ टाइम डिस्प्लेसमेंट ग्राफ है। जैसे अभी हम लोगों ने जो पढ़ा है टाइम डिस्प्लेसमेंट ग्राफ, उस पर आधारित अगर कोई क्वेश्चन आएगा तो कहेगा आउट ऑफ फॉलोइंग विच ग्राफ इज द टाइम डिस्प्लेसमेंट ग्राफ, क्लियर। तो ऐसा ही क्वेश्चन हम आपको एक देने वाले हैं, सब लोग पहले खुद से उसको समझेंगे फिर उसका सोल्यूशन हम आपको बताएंगे। देखिए अगला क्वेश्चन ये है आपके सामने, क्वेश्चन को नोट कर लीजिए सभी लोग। क्या कह रहा है क्वेश्चन? विच ऑफ द फॉलोइंग टाइम डिस्प्लेसमेंट ग्राफ इज नॉट पॉसिबल इन नेचर। ये 4 ग्राफ हमारे सामने दिए गए हैं। कह रहा है इनमें से कौन सा ऐसा ग्राफ है जो टाइम डिस्प्लेसमेंट ग्राफ पॉसिबल नहीं है। नेचर माने प्रकृति में जो समय विस्थापन ग्राफ नहीं है, प्रकृति में जो नेचर में जो टाइम डिस्प्लेसमेंट ग्राफ नहीं है, आप उसको डिफाइन करें। चलिए कुछ से पहले सॉल्व करें। चारों ग्राफ आपको गिवन है, एक में स्ट्रेट लाइन दी है, बी नंबर पे स्ट्रेट लाइन फिर कर्व है, सी और डी में टोटल कर्व है, और ये आपको फाइंड आउट करना है कौन सा ग्राफ टाइम डिस्प्लेसमेंट ग्राफ नहीं है। कर लिया सभी लोगों ने? क्या आंसर आएगा बताएं। जो भी आंसर इसका आया हो सभी लोग जैसा हर बार काम करते हो कमेंट सेक्शन में जाकर अपने अपने आंसर को लिखें। कैसे करना है पता है ना? पहले क्या लिखोगे? क्वेश्चन नंबर 1 या आंसर नंबर 1 डैश ऑप्शन ए इज करेक्ट, जिसका ए सही लग रहा हो उसको बी सही लग रहा हो, ऑप्शन बी इज करेक्ट, ऑप्शन सी इज करेक्ट, ऑप्शन डी इज करेक्ट। जो जिसका आंसर हो सभी लोग कमेंट सेक्शन में उसको जरूर लिखें, ठीक है ना। सभी लोग कमेंट सेक्शन में आंसर को लिखें। चलिए पहला ग्राफ अगर बच्चों बात करो तो पहले ग्राफ में आप देखो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ पूरी तरह एक स्ट्रेट लाइन है। जो ए नंबर का जो ग्राफ बना हुआ है दिख रहा है ना सभी लोगों को? जो ए नंबर का ग्राफ बना हुआ है डिस्प्लेसमेंट को हमने एस बोला और ये टी बोला। पहला वाला जो ग्राफ बना हुआ है दैट इज द स्ट्रेट लाइन। सभी लोग जानते हो यूनिफॉर्म मोशन है, और यूनिफॉर्म मोशन का मतलब जानते हो कि एक पर्टिकुलर टाइम पर डिस्प्लेसमेंट एक पर्टिकुलर होगा, किसी विशेष समय पर विस्थापन का केवल एक ही मान होगा। इसलिए ये आंसर कैसा है बोलो? सही है। और उसने क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है? कौन सा टाइम डिस्प्लेसमेंट ग्राफ पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो ये तो टाइम डिस्प्लेसमेंट ग्राफ है, क्लियर। बी को अगर आप ध्यान से देखें तो बी में डिस्प्लेसमेंट और ये टाइम और ग्राफ देखो ऐसा हो गया। अभी हम लोगों ने इसके बारे में स्टडी किया था कि अगर हम यहां पर कोई परपेंडिकुलर ड्रॉ करें ऐसे तो टाइम तो फिक्स हो गया यहां पर, लेकिन डिस्प्लेसमेंट की 2 वैल्यूज है, क्लियर। एक डिस्प्लेसमेंट यहां पर स्ट्रेट लाइन इसको कट कर रही है, ये वाली स्ट्रेट लाइन जो डैश डैश करके है, और दूसरी यहां पर कट कर रही है। यह डिस्प्लेसमेंट की कितनी वैल्यूज हो गई? 2 वैल्यूज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। और क्या ऐसा कोई ग्राफ पॉसिबल है? अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा था?
1D मोशन में, या फिर आप ये कह दो कि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ऐसा होना चाहिए जिसमें टाइम की सिंगल वैल्यू पर डिस्प्लेसमेंट की भी सिंगल वैल्यू होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट की दो अलग अलग वैल्यूज होंगी एक पर्टिकुलर टाइम पर, इसलिए ये ग्राफ पॉसिबल नहीं है। दिस टाइम डिस्प्लेसमेंट ग्राफ इज नॉट पॉसिबल। क्लियर? तो आंसर तो हमको यहीं पर मिल गया। इसका मतलब ये जो आंसर्स हमको दिए हैं ABCD, इनमें कौन सा आंसर सही है? ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। दैट मीन्स दिस ग्राफ इज नॉट पॉसिबल। सबको क्लियर हो गया? नोट कर लें फटाक से। चलिए बच्चों, सबको समझ में आ गया पहला क्वेश्चन? कौन सा आंसर सही था? ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, फिर से आप लोग ट्राई करें। ये है क्वेश्चन नंबर 2, नोट कर लें सभी लोग। फिर से क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ इज नॉट पॉसिबल। जो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है वो कौन सा पॉसिबल नहीं होगा? 4 ग्राफ आपको दिए हैं, देख लीजिए। चारों में से कह रहा है कौन सा डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ पॉसिबल नहीं है। नोट कर लें कॉपी में और खुद से ट्राई करें। आगे आंसर बताइए भाई, कौन सा आंसर सही है? कमेंट सेक्शन में आंसर को लिखो सभी लोग। कमेंट सेक्शन में सभी लोग आंसर को लिखें। कैसे आंसर लिखना है? आंसर नंबर 2 ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, इसका ए सही हो, इसको लग रहा हो बी सही है, बी इज करेक्ट, सी इसको लग रहा हो करेक्ट है तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, इसको डी लग रहा हो ऑप्शन डी इज करेक्ट। जल्दी से बताएं कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, इसको जल्दी से बताएं। ऑप्शन जरूर लिखें सब लोग, कमेंट सेक्शन में आंसर को लिखें। चलिए पहला ग्राफ ध्यान से देखें। पहले वाले ग्राफ में एक बात ध्यान दो, जो ग्राफ बना हुआ है वो कुछ इस प्रकार का है। ठीक, आगे का ग्राफ भी ऐसे ही, यहां पर डिस्प्लेसमेंट और ये टाइम, दैट इज द ओरिजिन। क्या होगा बच्चों इसमें? अगर आप ग्राफ को ध्यान से देखें तो किसी पर्टिकुलर टाइम पर अगर हम डिस्प्लेसमेंट को देखना चाहें, पहले आप इसको देखें, इस वाले इसको छोड़ो, पहले दोनों की एक ही जैसी कंडीशन होगी। अगर आप इस पॉइंट को देखो ग्राफ की और इस पॉइंट को देखो, दोनों में से किसी से भी आप एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, तो यहां पर टाइम तो फिक्स हो गया, लेकिन ये जो स्ट्रेट लाइन है जो टाइम एक्सिस पे परपेंडिकुलर है, इसने ग्राफ को कितनी जगह क्रॉस किया? 2 जगह इंटरसेक्ट किया। ठीक है, एक तो यहां पर और एक यहां पर। अगर ये डिस्प्लेसमेंट S1 और ये वाला S2, तो टाइम की कितनी वैल्यू है? ओनली t, दिस इज द टाइम। बट डिस्प्लेसमेंट की कितनी वैल्यूज हैं? 2, एक S1 और एक S2। तो फिर से क्या हो गया? क्या हम लोगों ने पहचान पीछे पड़ी थी कि ऐसा कोई टाइम डिस्प्लेसमेंट ग्राफ पॉसिबल नहीं होगा जिसमें टाइम की एक पर्टिकुलर वैल्यू हो और डिस्प्लेसमेंट की 2 वैल्यू हो, जैसा कि यहां पर हो रहा है। और जब इसमें हो रहा है तो इसमें भी ऐसा ही होगा। कहीं से, अच्छा ये जरूरी नहीं कि आप यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, आप यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दोगे तो भी डिस्प्लेसमेंट की 2 ही वैल्यूज हैं। इसका मतलब ये हुआ कि यही आंसर हमारा सही होगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही है। क्या रूल है? बिकॉज इन दिस ग्राफ एट ए पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ टाइम देयर आर 2 वैल्यूज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विच आर नॉट पॉसिबल, जो कि कभी संभव नहीं है। तो टाइम की एक ही वैल्यू पर डिस्प्लेसमेंट की 2 अलग अलग वैल्यूज नहीं हो सकती। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। क्लियर? अच्छा, बी और सी और डी आपको समझ में आ रहे होंगे। बी वाले में देखो जो ट्रायंगल बना हुआ है, क्यों भाई? एक्सप्लेन कर दिया जाएगा। अगर आप बी को देखें तो यहां पर ये डिस्प्लेसमेंट और यहां पर ये टाइम, ठीक। और ग्राफ बच्चों कुछ ऐसा बना है, ऐसा और ये। आगे की बात जाने पहले इसी को देखो। ये भी स्ट्रेट लाइन, ये भी स्ट्रेट लाइन, कहीं से भी आप अगर टाइम एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे, टाइम एक्सिस पर अगर कोई भी आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे तो डिस्प्लेसमेंट एक सिंगल वैल्यूड है। कैसा है?
सिंगल वैल्यूड, एक ही मान है, समय की एक ही वैल्यू पर विस्थापन का एक ही मान है, और इस प्रकार का ग्राफ टाइम डिस्प्लेसमेंट ग्राफ पॉसिबल है, अर्थात ये ग्राफ संभव होगा। इट इज पॉसिबल, दैट मीन्स ये आंसर हमारा ये 1D मोशन को, या फिर आप ये कह दो कि ये टाइम डिस्प्लेसमेंट ग्राफ को रिप्रेजेंट करता है और ये टाइम डिस्प्लेसमेंट ग्राफ को रिप्रेजेंट नहीं करता। क्लियर? ऐसे अगर आप सी नंबर को भी देख लें तो सी बेटा ऐसे ही है और डी भी इसी प्रकार है। ये दोनों, ये तीनों ग्राफ बी, सी और डी, ये टाइम डिस्प्लेसमेंट ग्राफ को रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन ऑप्शन नंबर ए टाइम डिस्प्लेसमेंट ग्राफ को रिप्रेजेंट नहीं करता। तो आपका कौन सा आंसर सही है? ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नोट कर लें क्वेश्चन को। चलिए बच्चों, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए आपके सामने दिया गया है। क्वेश्चन को पहले खुद से ट्राई करें, पहले क्वेश्चन को पढ़ लें। क्वेश्चन कह रहा है ऑन द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ टू स्ट्रेट लाइंस मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एंड 30 डिग्री विद द टाइम एक्सिस, द रेशियो ऑफ दियर वेलोसिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय देम। एक हमारे सामने टाइम डिस्प्लेसमेंट ग्राफ दिया है, इसमें दो स्ट्रेट लाइन है। एक स्ट्रेट लाइन 60 डिग्री का एंगल बनाती है टाइम एक्सिस से, दूसरी 30 डिग्री का एंगल बनाती है टाइम एक्सिस से। क्वेश्चन कह रहा है इनकी वेलोसिटीज का रेशियो क्या है। क्वेश्चन को सबको समझ में आ गया? टाइम डिस्प्लेसमेंट ग्राफ दो मूविंग बॉडीज का गिवन है, एक का एंगल है 60 और दूसरे का 30, और आपसे कह रहा है इनकी वेलोसिटीज का रेशियो फाइंड आउट करो। क्लियर? ऑप्शन नंबर आपके सामने गिवन है, ए 1:2, बी 1:3, सी 2:1, डी 3:1। क्वेश्चन को खुद से ट्राई करें, जिसका जो आंसर है उसको कमेंट सेक्शन में लिखें। आंसर नंबर थर्ड आगे डैश करें, ये काम सभी लोग किया करो। ऑप्शन नंबर थर्ड आगे डैश करें, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, जिसका ए सही आया हो, जिसका बी सही आया हो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, जिसका सी सही आया हो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, जिसका डी सही आया हो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। जल्दी से करें क्वेश्चन को और कमेंट सेक्शन में अपने अपने आंसर को नोट करें। चलिए आगे आंसर सभी लोगों के कर लिया? बोलो भाई, मेहनत करते रहिए, बिल्कुल भी बैठने की जरूरत नहीं है। जो पढ़ा करो तुरंत उसको एप्लीकेशन देखा करो, तभी आपकी तैयारी और अच्छी होगी। ठीक है? ये एंगल कितना? 60 डिग्री। ये एंगल कितना? 30 डिग्री। डिस्प्लेसमेंट एक्स वाई जेड कुछ भी हो सकता है, दैट इज द टाइम टी। ऑप्शन आपके सामने गिवन है। पहले क्या करोगे? VA इज इक्वल टू 1060, दैट इज इक्वल टू √3। फिर क्या निकालोगे? VB इज इक्वल टू 1030, दैट इज इक्वल टू 1/√3। और अब उसने क्या पूछा है? VA रेशियो VB इज इक्वल टू √3 रेशियो 1/√3। क्लियर? और यहां से हमारे पास वैल्यू आई 3:1। कितनी वैल्यू आई? 3:1। तो कौन सा आंसर करेक्ट है? ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। कौन सा आंसर सही है? ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। क्लियर? 3:1। सबको समझ में आ गया? ऐसा एक क्वेश्चन अभी हमने आपको बताया भी था, उसमें अलग अलग ग्राफ को एक्सप्लेन किया गया था और उसमें एक साथ हमने ग्राफ को इसी में देकर के एक्सप्लेन कर दिया है। ठीक है, कर लें फटाक से, जल्दी से नोट करें क्वेश्चन को। क्या आंसर आएगा? 3:1। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने ये है। क्वेश्चन को खुद से ट्राई करें कॉपी में नोट करके। क्या है क्वेश्चन? पढ़ लो एक बार सभी लोग। ऑन द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ फॉर टू बॉडीज या टू पार्टिकल्स ए एंड बी आर स्ट्रेट लाइन इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री एंड 60 डिग्री विद द टाइम एक्सिस, द रेशियो ऑफ वेलोसिटीज VA रेशियो VB विल बी। दो बॉडीज ए और बी के टाइम डिस्प्लेसमेंट ग्राफ फिगर में गिवन है, जो टाइम एक्सिस के साथ 30 और 60 डिग्री के एंगल को बनाते हैं, और आपसे कहा गया है बॉडीज की वेलोसिटीज का रेशियो। बड़ा सिंपल है ये तो। ऐसा तो क्वेश्चन अभी हम लोगों ने किया है, शायद यही किया है क्या, चेक कर लेना। VA रेशियो VB हमको फाइंड करना है। फिगर तो जान गए हो क्या कह रहा है, कैसे बनेगा। टाइम डिस्प्लेसमेंट ग्राफ अपने आप उससे ट्राई करें और आंसर को लिखें। एक स्ट्रेट लाइन 30 डिग्री का एंगल बनाती है, एक स्ट्रेट लाइन 60 डिग्री का एंगल बनाती है।
ये ए और ये बी और ये ओ, और आपसे उसने कहा है VA रेशियो VB। बिल्कुल भी हार्डर प्रॉब्लम नहीं है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बड़ा आसान है। अभी आपने लगाया था क्वेश्चन। इस बार VA इज इक्वल टू क्या होगा 1030, VB इज इक्वल टू कितना होगा 1060, और दोनों का रेशियो क्या होगा VA अपॉन VB। 1030 की वैल्यू 1/√3, 1060 की वैल्यू √3, डिवाइड करोगे आंसर क्या आएगा 1:3। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, 1:3। नोट कर लें इसको। अब बच्चों अगला ग्राफ देखो, ये है कि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में जो कर्व है अगर वो बेंडिंग डाउनवर्ड हो, कर्व बेंडिंग डाउनवर्ड्स, ठीक है। अभी हम लोगों ने एक ऐसा कर्व पढ़ा था जो बेंडिंग अपवर्ड था। अब ये कर्व कैसा है बेंडिंग डाउनवर्ड। डाउनवर्ड का मतलब इसकी स्लोप कैसी है, डिक्रीज हो रही है टाइम के साथ। इट्स स्लोप डिक्रीजेस विद टाइम। समय के साथ इसकी स्लोप क्या हो रही है, कम हो रही है, ऐसा ये ग्राफ है। पीछे वाला अभी जो ग्राफ अभी हम लोगों ने पढ़ा उसमें स्लोप क्या हो रही थी, टाइम के साथ इंक्रीज कर रही थी, इसलिए ग्राफ कैसा जा रहा था बेंडिंग अपवर्ड। और यहां पर ग्राफ कैसा जा रहा है बेंडिंग डाउनवर्ड। वहां पर क्या था, बॉडी कैसे मूव कर रही थी, कांस्टेंट एक्सीलरेशन। अगर बॉडी का एक्सीलरेशन कैसा हो, कांस्टेंट हो, तो ग्राफ कैसा होगा बेंडिंग अपवर्ड। और अगर बॉडी कांस्टेंट रिटार्डेशन से मूव कर रही है, मींस ऑब्जेक्ट मूव्स विद कांस्टेंट रिटार्डेशन, क्लियर। तो अगर इस प्रकार का ग्राफ बनेगा तो ये हमको क्या बता रहा है कि बॉडी कैसे मूव कर रही है, कांस्टेंट रिटार्डेशन, और जिसमें कर्व की स्लोप क्या थी ऊपर, वहां बॉडी कैसे मूव कर रही थी, कांस्टेंट एक्सीलरेशन, क्लियर। तो यहां पर इसका मतलब ये क्या हुआ कि इसकी जो स्लोप होगी, स्लोप ऑफ कर्व, वक्र की ढलान, वो अभी हमको क्या बताएगी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, तत्कालिक वेग। और ये जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होगी इसका वही फार्मूला v इज इक्वल टू ds/dt या v इज इक्वल टू dx/dt। तो ये दो ग्राफ आपको अच्छी तरह तैयार होने चाहिए। अगर ग्राफ की स्लोप ऊपर की ओर है बेंडिंग अपवर्ड, तो बॉडी कैसे मूव कर रही है, कांस्टेंट एक्सीलरेशन से। और अगर ग्राफ की स्लोप कैसी है बेंडिंग डाउनवर्ड, तो बॉडी कैसे मूव कर रही है, कांस्टेंट रिटार्डेशन। तो कितने केस हो गए, दो। एक हो गया कांस्टेंट एक्सीलरेशन और दूसरा कौन सा हो गया, कांस्टेंट रिटार्डेशन। तो ये दोनों चीजें हमको तैयार होनी चाहिए। तो आज के बाद ये ग्राफ आपको तैयार हो कि कहीं पर भी डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में अगर स्लोप ऊपर है तो इंफॉर्मेशन क्या है, और अगर डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में स्लोप नीचे की ओर है तो इंफॉर्मेशन क्या है। इसका मतलब आपको पता चला कांस्टेंट एक्सीलरेशन, और इसका मीन क्या पता चला, कांस्टेंट रिटार्डेशन। यहां पर बॉडी कैसे मूव कर रही है, कांस्टेंट एक्सीलरेशन से, और यहां बॉडी कैसे मूव कर रही है, कांस्टेंट रिटार्डेशन से। दोनों ग्राफ ड्रॉ कर लें। तो दोनों ग्राफ सबको क्लियर हो गए। कर्व के फॉर्म में कौन सा ग्राफ हम लोग पढ़ रहे हैं, टाइम डिस्प्लेसमेंट ग्राफ। पहला ग्राफ क्या कह रहा था, स्लोप बेंडिंग अपवर्ड, और दूसरा ग्राफ क्या बता रहा था, स्लोप बेंडिंग डाउनवर्ड, क्लियर। चलिए अब एक ग्राफ को आप एक्सप्लेन करें, बताइए ग्राफ क्या बताएगा। यहां पर है डिस्प्लेसमेंट मींस विस्थापन, दैट इज द टाइम t ओरिजिन, और टाइम डिस्प्लेसमेंट ग्राफ कुछ इस प्रकार का। बताइए सभी लोग, ये ग्राफ जो स्ट्रेट लाइन है परपेंडिकुलर ऑन द टाइम एक्सिस, स्ट्रेट लाइन परपेंडिकुलर टू द टाइम एक्सिस। जो स्ट्रेट लाइन है वो टाइम एक्सिस पे परपेंडिकुलर है। ये ग्राफ हमको क्या इंफॉर्मेशन देता है, द स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द डिस्प्लेसमेंट और परपेंडिकुलर टू द टाइम एक्सिस। क्या इसका मतलब है बोलेंगे,
देखो ये जो स्ट्रेट लाइन है जो डिस्प्लेसमेंट के पैरेलल और टाइम एक्सिस पे परपेंडिकुलर है, ये हमको ये इंफॉर्मेशन देती है कि जो डिस्प्लेसमेंट है वो इनफाइनाइट है। देखो स्ट्रेट लाइन ऐसे जाती है, टाइम तो पर्टिकुलर कांस्टेंट है, यहां पर अगर आप देखो तो t की वैल्यू तो कांस्टेंट है कोई पर्टिकुलर, लेकिन डिस्प्लेसमेंट कैसा है, इनफिनिटी। इसका मतलब क्या हुआ कि ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी है वो भी कैसी होगी, इनफाइनाइट। दैट मीन्स मूविंग ऑब्जेक्ट moves with infinite velocity। ध्यान दीजिएगा इस चीज पे, बहुत इंपॉर्टेंट है। अनंत वेग, क्लियर, v इज इक्वल टू इनफाइनाइट। ये ग्राफ क्या बता रहा है कि अगर किसी भी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी इनफाइनाइट है, अगर किसी भी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी इनफाइनाइट है तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ डिस्प्लेसमेंट के पैरेलल एक स्ट्रेट लाइन होगा। और क्या इस प्रकार का कोई मोशन पॉसिबल है, कभी आपने सुना है या कभी एक्सपेरिमेंटल वे पे हम लोग इसको पहचान सकते हैं कि ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी इनफाइनाइट हो? नो, इट नेवर बी पॉसिबल, ऐसा संभव नहीं है। इसका मतलब हुआ इनफाइनाइट वेलोसिटी जैसी कोई बात नहीं होती, बॉडी की वेलोसिटी इनफाइनाइट नहीं हो सकती। दैट मीन्स सच टाइप ऑफ ग्राफ नेवर विल बी पॉसिबल। इस प्रकार का ग्राफ पॉसिबल नहीं होगा। ठीक, अगर कहीं कोई क्वेश्चन आ जाए उसमें दिया जाए कि आउट ऑफ फॉलोइंग, जैसे अभी पीछे आपने क्वेश्चन किए थे, कौन सा समय विस्थापन ग्राफ होगा या नहीं होगा, पीछे क्या केस पड़ा था, कैसा टाइम डिस्प्लेसमेंट ग्राफ पॉसिबल नहीं होता, एक ही टाइम पर डिस्प्लेसमेंट की दो वैल्यू जिस ग्राफ में हो वो भी पॉसिबल नहीं है। याद आया सबको? क्या हम लोगों ने पढ़ा था, एट ए पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ टाइम अगर डिस्प्लेसमेंट की दो वैल्यूज हैं तो ऐसा भी ग्राफ पॉसिबल नहीं है। और अभी हमको क्या पता चला इसमें कि इनफाइनाइट वेलोसिटी का भी टाइम डिस्प्लेसमेंट ग्राफ पॉसिबल नहीं है। तो ये ग्राफ गलत होता है, इट इज रॉन्ग, दिस इज फॉल्स। अगर कहीं ऐसा कोई ग्राफ बन के आता है तो ऐसा ग्राफ कभी भी पॉसिबल नहीं होगा, तो इसको भी आपको तैयार रखना है। ड्रॉ कर लें इसको फटाक से। तो बच्चों अभी हम लोगों ने ये पढ़ा कि जो टाइम डिस्प्लेसमेंट ग्राफ है इसमें अगर हमको स्लोप हम लोग काउंट कर लें, m इज इक्वल टू टेन थीटा स्ट्रेट लाइन की, अगर स्लोप हम लोग निकाल लें तो हमको क्या मिलती है, वेलोसिटी। और ये वेलोसिटी स्लोप थीटा पे डिपेंड करती है, स्लोप जितनी ज़्यादा होगी वेलोसिटी उतनी ज़्यादा होगी। तो रेस्ट स्टेट भी हमको समझ में आ गया। उसके बाद में अगर कोई बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करती है तो ये वाला केस भी हम लोगों ने समझ लिया, क्लियर। अब हम लोग पढ़ेंगे डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में जो कर्व होते हैं वो हमको क्या इंफॉर्मेशन देंगे। जैसे फॉर द एग्जाम्पल वाई एक्सिस में डिस्प्लेसमेंट और एक्स एक्सिस में टाइम हो, और ये जो ग्राफ हो अगर ये कर्व हो, कर्व विच इज बेंडिंग अपवर्ड, ऐसा कर्व जो ऊपर की ओर जाता हो, तो बताइए ये ग्राफ क्या इंफॉर्मेशन हमको देगा कि बॉडी कैसे मूव कर रही है, कांस्टेंट एक्सीलरेशन। कौन सा एक्सीलरेशन? तो अगर कोई भी ऑब्जेक्ट एक कांस्टेंट एक्सीलरेशन से चले, अगर बॉडी का एक्सीलरेशन कैसा हो, कांस्टेंट हो, इफ बॉडी मूव्स विद कांस्टेंट एक्सीलरेशन तो उसका डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ऊपर की ओर वक्राकार होगा, मींस मूविंग बॉडी moves with constant acceleration
ए इज इक्वल टू कांस्टेंट। क्लियर? तो ये ग्राफ हमको पता होना चाहिए। और अगर हम इस कर्व की स्लोप फाइंड आउट कर लें, क्या निकाल लें? स्लोप ऑफ द कर्व, स्लोप ऑफ कर्व। तो ये स्लोप हमको क्या बताएगी? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। कौन सी वेलोसिटी? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ये बात हमको पता होनी चाहिए। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी सभी लोग जानते हो। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी v इज इक्वल टू होती है ds अपॉन dt। क्लियर? v को बोलते हो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। और ये वेलोसिटी कहां से पता चलती है? अगर हम लोग क्या करें, इस कर्व की स्लोप को फाइंड आउट कर लें। ठीक है ना? तो क्या हमको पता चला कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर एक कांस्टेंट एक्सीलरेशन से चले, व्हेन एनी बॉडी मूव्स विद कांस्टेंट एक्सीलरेशन, तो ऐसी कंडीशन में अगर हम उसके कर्व की स्लोप को फाइंड आउट करें तो वो स्लोप हमको क्या बताएगी? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी v इज इक्वल टू ds अपॉन dt। तो ग्राफ कैसा होगा? कर्व। और कर्व भी कैसा बनेगा? बेंडिंग अपवर्ड। बेंडिंग अपवर्ड का मतलब ग्राफ की स्लोप धीरे धीरे टाइम के रिस्पेक्ट में बढ़ेगी, कर्व की स्लोप टाइम के रिस्पेक्ट में बढ़ेगी। इसका मतलब ये हुआ कि बॉडी की वेलोसिटी भी कंटिन्यूअसली क्या हो रही है? इंक्रीज कर रही है। और ये वेलोसिटी किसके साथ इंक्रीज कर रही है? इंक्रीजेस विद टाइम। क्लियर? ड्रॉ कर ले इस ग्राफ को। गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। अभी हम लोगों ने लास्ट वीडियो में मोशन इन स्ट्रेट लाइन का जो लास्ट वीडियो था, उसमें हम लोगों ने स्टडी किया कि किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट के लिए जो टाइम डिस्प्लेसमेंट ग्राफ होगा वो ग्राफ किस प्रकार का होगा और उससे हम लोग क्या क्या फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है? जिन बच्चों ने वो वीडियो अभी ना स्टडी किया हो या ना देखा हो तो पहले उसको अच्छी तरह आप तैयार करें। और जो नए बच्चे अभी हम लोगों के साथ में जुड़े हुए हैं वो भी काइनामेटिक्स के पार्ट 1 और पार्ट 2 के वीडियो को पहले ध्यान से डिटेल में पढ़ें, उनके नोट्स बनाएं। जिनके पास नोट्स बने हैं तो उसको रिवाइज करें और तब इसके बाद फिर इस वीडियो में आगे की स्टडी को कंटिन्यू करें। तो आज हम लोग जिस टॉपिक की चर्चा कर रहे हैं उस टॉपिक का नाम है वेलोसिटी टाइम ग्राफ या टाइम वेलोसिटी ग्राफ। वेलोसिटी टाइम ग्राफ जिसको वेग समय ग्राफ भी कहते हो। ये आज हमको स्टडी करना है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ में अभी हम लोगों ने सबसे पहले तो ये समझना है कि आखिर होता क्या है वेलोसिटी टाइम ग्राफ। किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट की अगर वेलोसिटी को अलोंग द एक्स एक्सिस और टाइम को अलोंग द एक्स एक्सिस और वेलोसिटी को अलोंग द वाई एक्सिस कंसीडर किया जाए तो जो ग्राफ बनेगा इसी को हम लोग बोलते हैं वीटी ग्राफ। कौन सा ग्राफ? वीटी ग्राफ। वीटी ग्राफ में v किधर होता है? y अक्ष के यानी दिस अलोंग द y एक्सिस, और t यानी टाइम को किधर कंसीडर हम लोग करते हैं? अलोंग द x एक्सिस। इस ग्राफ को बोलते हो वीटी ग्राफ या इसी को बोला जाता है टाइम वेलोसिटी ग्राफ या वेलोसिटी टाइम ग्राफ। दोनों में कोई खास अंतर नहीं है, वेलोसिटी टाइम बोलो या फिर टाइम वेलोसिटी ग्राफ बोलो। क्लियर? अच्छा, एक बात बच्चों आपको पता होना चाहिए कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ से हम लोग फाइंड आउट क्या करते हैं। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ से हम लोग निकालते हैं एक्सीलरेशन। ठीक? अगर हमको किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट की एक्सीलरेशन की कैलकुलेशन करनी है तो हमारे पास कौन सा ग्राफ होना चाहिए? वीटी ग्राफ। तो पहले तो ये बात आपको अच्छी तरह पता होनी चाहिए कि किस ग्राफ से हम लोग एक्सीलरेशन को काउंट करते हैं। या तो आप ऐसा भी बोल सकते हो कि वीटी ग्राफ से हम लोग क्या फाइंड आउट करते हैं। तो वीटी ग्राफ से हम लोग फाइंड आउट करते हैं वेलोसिटी ऑफ मूविंग बॉडी, गतिमान वस्तु का वेग। अगर वेग निकालना है तो याद करिए वेलोसिटी का फार्मूला क्या होता था। वेलोसिटी जो होती थी वो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ से हमको वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है तो हम लोग कैसे निकालेंगे। लास्ट वीडियो सब लोग देखो उसको ध्यान से। जिन लोगों ने ये कैलकुलेशन या ये कॉन्सेप्ट स्टडी नहीं किया है वो कैलकुलेशन ऑफ वेलोसिटी के लिए टाइम डिस्प्लेसमेंट ग्राफ को पहले स्टडी करें पिछले वीडियो में। इसी प्रकार एक्सीलरेशन का जो फार्मूला होता है वो a इज इक्वल टू होता है
dv अपॉन dt, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। तो अगर हमको vt ग्राफ दिया हो तो vt ग्राफ से हम लोग क्या काउंट करेंगे, एक्सीलरेशन ऑफ मूविंग बॉडी या गतिमान वस्तु का त्वरण, जिसको हम लोग a कहते हैं। a इज इक्वल टू dv बाई dt, v इज द वेलोसिटी, t इज द टाइम, सो a इज इक्वल टू v बाई t। तो ये पहली कंडीशन हमको पता होनी चाहिए कि टाइम वेलोसिटी ग्राफ से हमको क्या क्या कैलकुलेट होता है। तो टाइम वेलोसिटी ग्राफ से हम लोग पहले तो ये फाइंड आउट करते हैं कि व्हाट इज द एक्सीलरेशन ऑफ एनी मूविंग ऑब्जेक्ट। दूसरी चीज हम लोग जो काउंट करते हैं उसको बोलते हो डिस्प्लेसमेंट ऑफ या डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय एनी मूविंग ऑब्जेक्ट। तो पहले तो एक्सीलरेशन को फाइंड आउट करते हैं और दूसरा हम लोग क्या फाइंड आउट करते हैं, डिस्प्लेसमेंट, या तो आप कह दो कि इससे हम लोग डिस्टेंस की भी कैलकुलेशन करते हैं, विस्थापन और दूरी की गणना, कैलकुलेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड कैलकुलेशन ऑफ डिस्टेंस। और इसी प्रकार एक्सीलरेशन की जो कैलकुलेशन है, ये सारी चीजें हम लोग जिस ग्राफ से फाइंड आउट करते हैं उसका नाम है टाइम वेलोसिटी ग्राफ यानी वीटी ग्राफ। सबको बात समझ में आ गई? क्या हम लोगों ने पढ़ा? वेलोसिटी टाइम ग्राफ। वेलोसिटी टाइम ग्राफ में टाइम को किधर कंसीडर किया जाता है, एक्स एक्सिस में, वेलोसिटी को किधर, वाई एक्सिस में। तो ग्राफ कौन सा बनता है, वीटी ग्राफ। और वीटी ग्राफ से हमको क्या क्या फाइंड आउट करना है, वीटी ग्राफ से हम लोग निकाल सकते हैं एक्सीलरेशन, वीटी ग्राफ से हम लोग निकाल सकते हैं कैलकुलेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, वीटी ग्राफ से हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं कैलकुलेशन ऑफ डिस्टेंस, दूरी की गणना, विस्थापन की गणना और एक्सीलरेशन की कैलकुलेशन। ये सारी चीजें हम लोग जिस ग्राफ से स्टडी करेंगे उसका नाम है वेलोसिटी टाइम ग्राफ या टाइम वेलोसिटी ग्राफ, जिसको बोला जाता है वेग समय ग्राफ। तो सबसे पहले कॉपी में इन सारी चीजों को नोट कर लें कि क्या है टाइम वेलोसिटी ग्राफ और इससे हम लोग क्या क्या फाइंड आउट करते हैं। फिर आगे अभी हम लोग पढ़ेंगे डिफरेंट केसेस ऑफ वीटी ग्राफ। तो पहले आप लोग इन चीजों को नोट कर लें। इस प्रकार बच्चों आज हम लोगों ने इस वीडियो में डिस्कस किया कि किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट के लिए जो ग्राफ्स होते हैं उनमें जो सबसे इंपॉर्टेंट पहला ग्राफ था टाइम डिस्प्लेसमेंट ग्राफ, उसकी सारी कंडीशंस हम लोगों ने पढ़ी कि अगर कोई बॉडी रेस्ट में होगा तो उसका टाइम डिस्प्लेसमेंट ग्राफ कैसा होगा, अगर कोई बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी से चलेगी तो उसका टाइम डिस्प्लेसमेंट ग्राफ कैसा होगा। ये सारी कंडीशंस हम लोगों ने इसमें स्टडी करी। उसके बाद टाइम डिस्प्लेसमेंट ग्राफ से वेलोसिटी को कैसे फाइंड आउट किया जाता है ये हम लोगों ने निकाला। स्लोप से वेलोसिटी को हम लोग कैसे मेजर करते हैं ये फाइंड आउट किया। उसके बाद कुछ बेसिक एग्जांपल्स या क्वेश्चंस अभी हम लोगों ने किए और कुछ प्रॉब्लम्स आपको भी दी सॉल्व करने के लिए जो आप लोगों को करना है। क्लियर? सभी लोग कमेंट सेक्शन में जितने भी क्वेश्चंस आपको दिए गए उनसे आंसर को जरूर मेंशन करें और बिल्कुल एक्टिव मोड में रहें, तैयारी को लगातार कंटिन्यू रखें। चाहे आप कोई भी तैयारी कर रहे हो, जेई की तैयारी कर रहे हो, नीट की प्रिपरेशन कर रहे हो, डिफेंस की प्रिपरेशन कर रहे हो, जैसे एनडीए का एग्जाम हो गया, एयरफोर्स का एग्जाम हो गया, नेवी का एग्जाम हो गया, लेकिन कतई भी आप लोग बिल्कुल भी डिले ना हो, बिल्कुल एक्टिव मोड में अपने परफॉर्मेंस को कंटिन्यू रखें। ठीक है बच्चों? तो आज का टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट था। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर से दूसरे ग्राफ की स्टडी करेंगे जो है वेलोसिटी टाइम ग्राफ। वो भी बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ है, उससे भी कई सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशंस आती हैं। तो वो सारी चीज़ें हम आपको डिटेल में बहुत कायदे से एक्सप्लेन करेंगे ताकि आपकी तैयारी और अच्छी हो जाए। क्लियर बच्चों? तो बस आज की बात यहीं से हम लोग समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ आपसे फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।